सभी साथियों मेरा नमस्कार है। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम यहाँ पर आज आपके लिए साइंस की मैराथन एक तरीके से कह सकते हैं। जितने भी साइंस के जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों की सीरीज में कराने वाला हूं। तो भैया आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से ये चीजें समझ में आए और आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। हालांकि इसमें वेटेज की बात करें तो 6, 7, 8 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है एनटीपीसी में। ग्रुप टी में वेटेज जो होता है ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन का होता है भैया, इसमें कम होता है। तो दोनों में यहाँ पर आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो यहाँ से आइए, हम बहुत ज्यादा समय न लेकर के यहाँ पर चीजों को करेंगे। और भैया यहाँ पे आप लोग भी समय का थोड़ा से ध्यान रखेंगे और समय को वेस्ट ना करते हुए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और वहीं से पढ़िएगा जहां आपका समय बर्बाद ना हो। निश्चित रूप से लोगों के बीच में आइए। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 144% की वृद्धि कर देने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसके गति कर रहा है, उसकी स्पीड में कितने की वृद्धि करनी होगी भैया। अब ध्यान से देखिए, कोई भी अपने आप में चीज 100% रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 100% रही होगी, 144% बढ़ गया, इसका मतलब आपने कितना बढ़ा दी, 244 बढ़ा दी। ठीक है ना, 144% बढ़ गया मतलब 244 हो गया। इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? देखो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से बात यह है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, फार्मूले से करेंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब कह रहा है कि वेग निकालना भैया, वेग में यानी गति में कितने प्रतिशत। तब गति निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो भैया 100 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और यहाँ पे 244 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तब भाई मेरे यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर 100 के स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर बात करूं मैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भैया, 56। ठीक है ना, लगभग लगभग 56 आ जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करूं मैं, अगर 244 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो भैया आएगा यहाँ से 1 इस तरीके से 1.56 करके आएगा। ठीक है ना, 1.56 करके आएगा। तो यहां से बात करें तो 1.56 आ रहा है। इसका मतलब जो है कि अगर कोई भी चीज यहाँ पर 100% थी तो यहाँ पर बढ़ करके उसका वेग जो है 1.56 आ रहा है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे लगभग लगभग में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब भैया यहाँ से करोगे क्या, बात यह है कि अगर इसमें 100 का गुणा करें तो 156% हो जाएगा। 56%, 156 का मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आएगा, 56%। हालांकि ये सवाल जब दिया गया था इसमें लोगों ने यहाँ पर कोई ऑप्शन इसमें सटीक नहीं था। ठीक है ना, 56% इसका आंसर सही है भाई। ये सवाल जब आया था तो इस सवाल पर लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन में सबको 1 नंबर दिए गए थे। ये सवाल यहाँ पे 56% करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखेंगे। करा एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्ध्य भैया 4 मीटर है। तो 5 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो b बराबर फार्मूला क्या होता है, n इंटू लैम्डा। b बराबर n बोले तो आवृत्ति कितना है 50 और लैम्डा का मान कितना है 4 मीटर। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 5 चौक 20, 200 मीटर। यहाँ पे अगर बात करूं मैं तब 5 सेकंड में यह कितना दूरी तय करेगा। ठीक है ना, 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 गुनी समय होता है। तो आपको पता है स्पीड आपकी 200 है और समय भैया कितना है 5। तो 5 दूनी 10 आपका कितना आ जाएगा, 1000 मीटर दूरी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा भैया। साइंस में आप निश्चित रूप से हम कह दे रहे हैं कि अगर इन क्लासों को कर लेते हैं तो गारंटी के तौर पर मैं कह देता हूं। ठीक है, अभी देखिए एक ट्रेंड होता है, लोग क्या करते हैं बड़ा चैनल खोजते हैं। जो बड़े चैनल वाले होंगे उनके कंटेंट को खोजते हैं। बड़े चैनल के यहाँ पे जितने भी चीजें चल रही हैं सब लोग यही सारी चीजें खोजते हैं। भाई यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चैनल होगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा।
यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं, थोड़ा से शुरू में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हाँ चीजों को अच्छा देने का प्रयास करते हैं। भाई जो नए लोग होंगे वो हमेशा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे, उनसे भी बेहतर देने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल कर रहा है भैया मेरे, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रहा है, उसके प्रतिबिंब की गति व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगी? इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी सैलून में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि भैया ये मान लीजिए कि यहाँ पे कांच है, ठीक है ना, आप सैलून में बैठे हुए हैं और सैलून में दर्पण लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि ब्यूटी पार्लर में मान लीजिए कोई महिला गई हुई है, ठीक है ना, ब्यूटी पार्लर में। अब ये महिला मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से बैठी हुई है, हालांकि इसके बाल उल सब बना देते हैं, आईब्रो वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से ये महिला इस शीशे में देख रही है, एक व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क से जा रहा है, लेकिन इस कांच में जो प्रतिबिंब इसका दिखाई देगा, हमेशा भैया याद रखना, दोगुना वेग से दिखाई देगा। जितने वेग से वो व्यक्ति सड़क पे जा रहा होगा भैया मेरे, कांच में दर्पण में हमेशा दोगुने वेग से दिखाई देगा, इस बात को याद रखना। और अगर मैं मान लेता हूं कोई चीज थीटा कोण पे घूम रही होगी तो 2 थीटा कोण पर दर्पण में घूमती हुई दिखाई देगी, तो भैया यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। इस महिला को जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है दर्पण में, कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से दिखाई देगा? 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता हुआ दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल स्पीड इसकी है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे कर सकते हैं, याद रखिएगा इन सवालों को। चलिए यहाँ पे करें, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया में उष्मा के रूप में न्यूनतम ऊर्जा हानि होती है? भैया बात करेंगे विद्युत हीटर, ठीक है ना। विद्युत हीटर की बात करें तो ये क्या करता है? अधिकतम ऊर्जा लेता है, अधिक ऊर्जा लेगा, है ना, अधिक ऊर्जा लेता है। विद्युत हीटर की बात करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये तापीय या ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत हीटर किस पे काम करेगा भैया? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, ठीक है ना, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे विद्युत बल्ब जो है ये भी अधिक ऊर्जा लेगा और ये भी ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। माइक्रोफोन जो होता है ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है। एलईडी बल्ब जो है, हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पे घरों में लोग एलईडी बल्ब लगाते हैं क्योंकि एलईडी बल्ब जो है सबसे कम एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करता है, इसको सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा हानि सबसे कम किसमें होगी भैया मेरे? तब विद्युत बल्ब, एलईडी बल्ब कर सकते हैं, एलईडी बल्ब, सॉरी विद्युत बल्ब नहीं, एलईडी बल्ब। यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड कह सकते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे लिक्विफाइड क्रिस्टल डायोड, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा, सॉरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बताइएगा। अगला सवाल भैया मेरे, एक वस्तु को 10 न्यूटन के बल्ब से 5 मीटर की, अरे यार, एक वस्तु को 10 न्यूटन के बल से 5 मीटर की दूरी तक क्षैतिज रूप से धकेला जाता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 60 डिग्री है तो किया गया कार्य कितना होगा? आपने बचपन में कक्षा 9 में या यहाँ पे पढ़ा होगा, कार्य बराबर एफ कॉस थीटा, आप सब लोग जानते हैं भैया। तब कार्य बराबर एफ का मान 10 न्यूटन है, दूरी कितना चलता है? 5, काश 60 अंश का मान भैया 1/2 होता है। काटेंगे तब 5 पचम कितना आ जाएगा? 25 जूल यहाँ से आपका आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 25 जूल राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं बखूबी, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे चलेंगे। अगला सवाल करें, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से फेंका जाता है। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? भैया यहाँ पे मैं फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को कहीं भी रत्ती भर अगर तकलीफ होगी या कोई भी दिक्कत होगी इसे समझने में, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं तुरंत ही रिप्लाई करूंगा। और यहाँ पर बात यहाँ पर यह है कि कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि अब आपके पास कोई समय नहीं है, ठीक है ना, आपके पास कोई समय नहीं है और अच्छे तरीके से आप स्पीड को मेंटेन रखिए, ठीक है ना। पढ़ाई तो आपने करी होगी। चलिए, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से फेंका जाता है।
यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। भैया यहाँ से एक फार्मूला है v² बराबर u² प्लस 2gh, ठीक है ना, यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अंतिम वेग इसका कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। आरंभिक वेग करा भैया 20 मीटर प्रति सेकंड, तब 20 का स्क्वायर प्लस 2, ऊपर की ओर जा रहे, जी का मान नेगेटिव लेंगे, ऊंचाई यहाँ से निकालना है, तब भैया मेरे 20 का स्क्वायर 400 होगा, लेकिन इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 दूना 20 इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना आएगा भैया मेरे, ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी 20 मीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 20 मीटर, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, कर पाएंगे आप लोग एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से कर पाइएगा। चलिए आइए हम लोग का अगला सवाल है, कह रहा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। देखिए दो चीजें हैं, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो भैया दो शर्तें होती है। एक तो प्रकाश यहां से, एक तो प्रकाश सघन माध्यम से भैया सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है ना, ये घटना तभी देखने को मिलेगी जब प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल माध्यम में। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान भैया, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यहाँ से कह सकते हैं क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर ये घटना देखने को मिलेगी। अब ऑप्शन पे चलते हैं, कह रहा है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, गलत है भाई, विरल नहीं सघन होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्या, अधिक। ठीक है ना, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, बराबर भी नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है ना, हाँ, यहाँ से साइंस के एकदम टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ से इसे कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, कह जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अरे गहरे क्वेश्चन नहीं है भाई, ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जेट जो फाइटर वगैरह होते हैं वो किस पे काम करते हैं भैया, रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। कर ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं आप लोग, हर्ट्ज। हर्ट्ज मापने की इकाई क्या होती है, यहाँ पे आवृत्ति की इकाई क्या होती है भैया, हर्ट्ज होती है। डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। क्या होती है भैया, डेसिबल होती है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति को मापने का मात्रक क्या होता है भैया मेरे, वाट। जूल, जूल बोले तो कार्य या कह सकते हैं, कार्य या क्या कह सकते हैं, ऊर्जा को मापने की इकाई होती है, तो भैया ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। तो यहाँ पर ये 50 बार क्वेश्चन आया भाई, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, एक तरीके से कहें तो साइंस में भी लिमिटेड प्रश्न आते हैं भैया, साइंस में भी लिमिटेड प्रश्न आते हैं। अगर आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की बात करूं मैं, तो लिमिटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा से ये परेशान करते हैं। ठीक है ना, आइए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर जो मैथ रीजनिंग और यहाँ साइंस और क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर ले, तो यहाँ पे जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कम भी कर पाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में यदि धारा को दोगुना कर दिया जाए, धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। P बराबर फार्मूला क्या होता है भैया, W/T। ठीक है ना, P बराबर W/T। ठीक है ना, यहाँ पे फार्मूला होता है P बराबर W/T। अब यहाँ पे कार्य और समय, भैया शक्ति का मान तभी बदलेगा जब कार्य और समय में कोई बदलाव करेंगे। यहाँ पे कह रहा है धारा को दोगुना कर दे, दोगुना करो चाहे 4 गुना करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोध का को आधा कर दे, इसमें प्रतिरोध नाम की चीज ही नहीं है। शक्ति दोगुनी हो जाएगी, गलत है बिल्कुल। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, कह रहा है आधी हो जाएगी, शक्ति 4 गुनी हो जाएगी, वही रहेगी बिल्कुल
भैया शक्ति के मान में, पावर के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शक्ति तब बदलेगी जब कार्य और समय में कोई परिवर्तन करेंगे, तब भैया यहाँ पे चेंज होगा। अब आप कहें इसमें धारा में परिवर्तन कर दें, प्रतिरोध में परिवर्तन करें, तो शक्ति इन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है? ठीक है ना, कौन सी एक नोबल गैस नहीं है लेकिन इसका रासायनिक गुणधर्म नोबल गैसों के समान है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं नोबल गैसों की तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी गैसें भैया कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैस कह सकते हैं, अर्थात नोबल गैस कह सकते हैं। कौन सी गैस कह सकते हैं? नोबेल गैस कह सकते हैं। ठीक है ना, नोबल गैस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों तो नोबल गैस हैं। अब कह रहा है कि एक नोबल गैस नहीं है लेकिन इनका रासायनिक गुणधर्म नोबल गैसों के समान है, तो हाइड्रोजन कह सकते हैं। और हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी भैया? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। और बात करूंगा तो यहाँ से दुनिया का सबसे हल्का तत्व आप इसे कह सकते हैं, हल्का तत्व कह सकते हैं। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं, भैया, याद रखना इन पॉइंट को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एक रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स का मतलब होता है भैया जिसमें उपचयन भी हो, अपचयन भी हो। ठीक है ना, उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं भाई, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। अब ध्यान से देखें, अब इसमें जो है ऑक्सीजन, अब देखिए एक तरीके से ऑक्सीजन का हेरा फेरा होता है इसमें। ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ये रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये भी रेडॉक्स अपक्रिया है, ये भी है, तो यहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों में हो रहा है। अर्थात देखिए भैया, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पर हो गया, फिर इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ भी ऑक्सीजन आया, यहाँ भी ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर मेन भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए भाई सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो जो भी आपके साथी लोग तैयारी करते होंगे आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा से समझते हैं कि अगर लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लोग लाइक जरूर कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे थोड़ा से मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है ना, लाइक वाइक से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। हम लोग यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट मिले, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए। कहीं ना कहीं जो यहाँ सरकारी नौकरी का ट्रेंड चल रहा है, सरकारी नौकरी लोग लें। ठीक है ना, कठोर जल में अस्थायी कठोरता किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? बताइएगा भैया, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे जल की अस्थायी कठोरता किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, तो आप क्या बताएंगे? बताइएगा भैया, फटाक से आंसर कीजिएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से हम बात करेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, यहाँ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करें CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है भैया CaSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है भैया Na2SO4। ठीक है ना, तरह जल की अस्थायी कठोरता किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण यह इसमें अस्थायी रूप से कठोर होता है। ठीक है ना, यहाँ से कह सकते हैं जल की अस्थायी कठोरता, ठीक है, किसके कारण होती है? भाई देखो अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? देखिए धातुओं के ऑक्साइड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भैया धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है ना, धातुओं के
धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड की बात करूं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। और अधातुओं के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड भैया कौन से प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ पे पता करना है कौन धातु है कौन अधातु है। पहली बात तो सोडियम क्या है भैया? धातु है, तो इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी? अगर यहाँ पे धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर यहाँ से मैग्नीशियम बात करें तो ये भी मैग्नीशियम भैया क्या है? धातु है, तो इसकी भी प्रकृति क्षारीय होगी। अगर यहाँ से अगर Al2O3 की बात करें तो ये उभयधर्मी होता है। क्या होता है भैया? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा? सी फॉर कैट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ठीक है ना भाई? सी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। समझ में आया? चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है भैया? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भैया यहाँ से मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है। इसे हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है भैया Na2CO3, ये फार्मूला इसका होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है ना। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा यहाँ पर समोसा या कचौड़ी वगैरह में डाला जाता है। तो ये क्यों डाला जाता है? पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए भैया, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, ठीक ना। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, अगर आपके पास खाने वाला सोडा है, 1 चम्मच लेकर के पानी में घोल करके पी जाइए, एसिडिटी निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। अब देखिए प्लम पुडिंग मॉडल क्या है भैया? प्लम पुडिंग मॉडल किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था या प्रस्तावित किया गया था, आप बताएंगे। प्लम पुडिंग मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा, या जे थॉमसन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। भैया प्लम पुडिंग मॉडल इसे हम लोग तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जी हाँ, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है इसको। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, तरबूज मॉडल। आपने पढ़ा होगा तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था भैया? जे थॉमसन के द्वारा। इन्होंने इस तरीके से तरबूज मॉडल बनाया था और बोला था कि यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज धंसे रहते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया? जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। चलिए, तो बहुत कम समय में यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय व्यतीत ना हो भाई। चलिए, करण निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव है तो भैया तांबा, चांदी, पोटेशियम, सोना। ध्यान से सुनिए, अगर सोना की बात करते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो भैया सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोना। उससे थोड़ा से ज्यादा क्रियाशील कौन होती है? चांदी। इसीलिए इन धातुओं के आभूषण भी बनाए जाते हैं, ठीक है। चांदी ऑप्शन हो नहीं सकता, सोना हो नहीं सकता। बात करेंगे तांबा और पोटेशियम की। तब भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पहले आएगा वो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो यहाँ पे बात करेंगे पोटेशियम पहले ही आता है, तो यहाँ पे पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम अधिक क्रियाशील है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया मेरे? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अब करें आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है या परमाणु संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे? भैया देखिए, अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात करूं, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की बात नहीं हो रही है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुई थी? 1913 में। कब बनाई गई भैया? 1913 में। और किसने बनाया था? मोजले नामक वैज्ञानिक ने। किसने बनाया था? मोजले नामक वैज्ञानिक ने। और इनका कहना था
कि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखने पर यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी बन जाएगी। अब इन्होंने बनाया था कब?